गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 1 कितने 10 प्रॉब्लम्स दिए थे ना, केवल 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 3। अरे बहुत लल्लू क्वेश्चन है यार, कैसी बात कर रहे हो? इतने इजी क्वेश्चन में अटकोगे तो कैसे काम चलेगा? पैरेललोग्राम, PQRS। जो अकल लगाएगा, देखो आंसर में QX XR। ओरिजिन किसको मानूं? X and Y on QRRS। QRRS X QX XR 4:1। 4:1। मेरे ख्याल से मैं R को ओरिजिन लेना प्रेफर कर रहा हूं। ठीक, अभी तुमको फायदा दिख जाएगा कि सर इसको ओरिजिन मानने से कैलकुलेशन वाकई में इजी पड़ रही है। एंड Y RYYS 4:1 सही है ना? तो पोजीशन वेक्टर Q, पोजीशन वेक्टर S, तो आई थिंक आई गॉट X which is Q upon 5। I got Y 4S upon 5। बस अब जिसको अकल है वो बहुत आसानी से कर लेगा कि XY स्ट्रेट लाइन PR एट Z। मुझे लगता है ओरली तुम Z को पहचान लोगे कि सेक्शन फॉर्मूला ओवर P एंड R, दिस इज Q प्लस S। तो मेरे ख्याल से ये क्वांटिटी स्केलर मल्टीपल ऑफ Q प्लस S बनेगी। तो मुझे लगता है कि इसे भी Q प्लस S बनाओ। तो अगर इसे Q प्लस S बनाओगे तो थॉट आएगा कि चलो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5/4 से, 5/4, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। बुद्धि लगाओ। तो 5 इंटू दिस, 5/4 इंटू दिस, तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया क्या कि Q प्लस S अपॉन सम 5/4 प्लस 5। तो मेरे ख्याल से 5/4 प्लस 5 देख लो कितना हो गया, 25/4। दिमाग लगाओ। बस अब तो तुम यहां से निकाल के दिखा दो कि क्या रेशियो लगाने से ये रिजल्ट बन रहा है। तो कोई भी देख लेगा कि 4 से मल्टीप्लाई करो Q प्लस S को 4, और नीचे 25 चाहिए तो इसे मल्टीप्लाई करो 21 से। प्रॉब्लम खत्म। 6 to 10। 5 क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा इजी है यार, ठीक है ना? डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा कि सर एक तो सर्कल का सेंटर हो गया, ऐसे ओरली बताता हूं, और R जो है पॉइंट ऑन सर्कल है ना? R कहां पर है? O इज ओरिजिन, A इज फिक्स पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, A सर्कल का पॉइंट है, ठीक है। OA वेक्टर ये सेंटर है, ये A पॉइंट है, तो A का पोजीशन वेक्टर A हो गया। पॉइंट P लाइज ऑन टेंजेंट एट A, और OP वेक्टर R है। ये OP वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, सीधी सी बात है, वो पोजीशन वेक्टर बोल रहा है। तो तुमको लगता नहीं तो डॉट प्रोडक्ट से ही खत्म हो जाएगा कि सर R माइनस ए डॉट A इज 0। कुछ लोग समझ गए, R माइनस ए डॉट A 0 से तुम्हारा पार्ट हो गया। अप टू 10। 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का प्रॉब्लम था। ABCD पोजीशन वेक्टर्स ऑफ
पॉइंट कैपिटल ए, मतलब एक्स आई कैप, वाई जेड जे कैप, जेड के कैप, ये वेक्टर ए हो गया। इसी तरह वेक्टर बी हो गया वाई आई माइनस 2z जे 3x के। अब इसमें नोटिस करो, टर्म का मतलब तो तुम समझ ही रहो कि सर एंगल बिटवीन ए बी बराबर एंगल बिटवीन ए सी दिया हुआ है ना। अब एंगल बिटवीन ए बी सेम है। अब तुम नोटिस कर रहे हो कि सर मॉड बी और मॉड सी भी सेम है। चाहो तो निकालो, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर, और वही मॉड सी आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग फील कर गए कि ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी होगा एंगल ए बी एंगल ए सी इक्वल कॉस थीटा सेम, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा, और मॉड बी और मॉड सी अभी भी तुमने मुझे बताया कि सेम है। तो एक रिलेशन यहां से आ गया, ठीक। ये तुम खुद लिखो यार कि सर ये एक्स वाई जेड में कुछ रिलेशन आ गया, ठीक। इसी तरह से ए और डी परपेंडिकुलर, मतलब ए डॉट डी इज 0, तो एक रिलेशन ये आ गया, एक्स माइनस वाई प्लस 2z इज 0। दो रिलेशन आ गए, ठीक। और क्या रिलेशनशिप है तुम्हारे पास? और है मॉड ए बराबर 2√3, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज 12। मुझे लगता है इतना डेटा बहुत है। 3 इक्वेशन 3 अननोन, इससे एक्स वाई जेड निकल आता है, ठीक। ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा, है ना। तो इक्वेशन सॉल्विंग तुम लोग 10th की बुद्धि से कर लेना कि सर ये दो इक्वेशन की मदद से मैंने सबको एक सिंगल में कन्वर्ट कर लिया था, एक्स एक्स एक्स, वो तुम कैलकुलेशन तुम देखना, है ना। और फिर प्लस माइनस की बात तो वो ए डॉट जे कैप से क्लियर हो जाएगी कि ए डॉट जे कैप नेगेटिव है, तो ए डॉट जे कैप कितना हुआ? वाई। ये तुमको मदद कर देगा एक सिंगल आंसर आइडेंटिफाई करने में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। 9th प्रॉब्लम में आई गेस कि तुम क्या करो, इसका बहुत इजी सॉल्यूशन बताता हूं। तुमको इसको देख के फीलिंग नहीं आ रही? विदाउट कैलकुलेशन अगर करना चाहते हो तो आर प्लस बी एस, बी पैरामीटर, तो इसमें तुमको फील आ रहा होगा कि कंटेनिंग पोजीशन वेक्टर आर एंड पैरेलल टू एस वेक्टर, समझना। तो अगर तुम एक कोई भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर लो तो मानते हो एवरी पॉइंट ऑन लाइन का पोजीशन वेक्टर आई कैन रिप्रेजेंट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आर प्लस बी एस, ठीक। तो आर प्लस बी एस वैक्टर इस लाइन का पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा जहां बी वेरी करेगा, ठीक। अब तुम समझ रहे हो कि तुमको मॉड मिनिमम चाहिए, तो यार एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन का मॉड, तो तुम समझे कि सर ये तो ओरिजिन से डिस्टेंस की बात हो रही है, तो तुम कोई भी पॉइंट इस लाइन पर लो, आई वॉन्ट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो बताओ पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से लीस्ट कब आता है, ठीक। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये लीस्ट तब आता है जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये है वो पॉइंट। तो इवन मुझे तो बी निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है, उल्टे सीधे मेथड से नहीं करते हैं सवाल, ठीक। फिर आईआईटी में नेगेटिव मार्क्स आने पर सोचना कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, ठीक, कि मैं तो उल्टे सीधे मेथड से घर पर सवाल करता था, कुछ कुछ उलझुल करके आंसर निकालता था, ठीक। फिर आईआईटी में मैं मतलब 20,000 की लिस्ट निकाली, मैं 20,000 तक में नहीं आ पाया, मतलब इतनी पुअर प्रिपरेशन की थी मैंने। हाँ, तो पहले से ही समझ जाओ क्यों जेई के रिजल्ट के बाद तुम जागो। मैं तुमको अभी से बता देता हूं कि उलझुल मेथड्स करने से ये होगा, 20,000 तक में नाम नहीं आएगा, ठीक। तो कुछ लोगों को बात समझ में आई ना कि आपको पॉइंट ऑन लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से मिनिमम चाहिए था, तो वो परपेंडिकुलर हो गया। अब उसने इंटेलिजेंटली क्या किया, तुमसे वो बी निकलवा भी नहीं रहा है, हालांकि तुम बी निकाल सकते हो कि सर इसको मान लीजिए सम बी बराबर बी पॉइंट, फिर क्या करो कि ये वेक्टर लिखो और इसका डॉट एस से 0 कर दो,
तो उससे बी निकल आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, तुमको बी की आवश्यकता ही नहीं है। इस पॉइंट को तुमने आर प्लस बी एस माना था ना, माना था। अब मानते हो ये लेंथ कितनी हो गई, ये मॉड आर प्लस बी एस हो गई। एंड व्हाट इज दिस लेंथ? तो जो अकल वाले लोग हैं वो कहेंगे कि सर ये मॉड बी एस है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर आर है, ये आर प्लस बी एस है, तो ये मॉड बी एस हो गया। एंड व्हाट इज दिस लेंथ? ये मॉड आर है। तो तुमको लगता नहीं उसने पाइथागोरस थ्योरम लिख करके तुमको बुद्धू बना दिया कि प्रूव करो मॉड आर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी एस स्क्वायर प्लस मॉड आर प्लस बी एस स्क्वायर, यही लिखा हुआ है कि सर तो खत्म हो गया क्वेश्चन। मॉड बी एस स्क्वायर प्लस मॉड आर प्लस बी एस स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड आर स्क्वायर। समझे? पाइथागोरस थ्योरम लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें तुमको लैंग्वेज समझना था। तो ये एक्चुअली एक्स वाई प्लेन का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें एक्चुअली स्लोपिंग एंगल का मतलब वही है जो एक्स वाई प्लेन में हुआ करता है कि कोई भी पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल 60। तो वो जो स्लोपिंग एंगल 60 बोला है ना, इसका ये मतलब है। तो अब तुम समझ रहे हो कि u वेक्टर इज व्हाट? u वेक्टर विल बी ओरिजिन से ज्वाइन करके 60 एंगल। तो ये मॉड u, तो एक्स वाई प्लेन है ना, तो व्हाट इज योर वेक्टर? मॉड u cos 60। समझ पा रहे हो? cos 60 आई कैप, मॉड u sin 60। तो चिंता मत करो, ऐसी बेकार लैंग्वेज के क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आते। ये किसी बहुत पुरानी किताब की लैंग्वेज कॉपी की गई है ना, तो दिस इज नॉट अ गुड प्रॉब्लम एट ऑल। ये है तुम्हारा u वेक्टर, ठीक। अब वो जो कह रहा है करते जाओ, u माइनस आई वेक्टर का मॉड कर लो, माइनस आई मॉड u बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर स्क्वायर 3/4। ये मॉड u माइनस आई का स्क्वायर लिख दिया मैंने, इंटू मॉड u माइनस 2i का स्क्वायर। अरे जीपी यूज कर रहा हूं मैं, है ना। तो -2 स्क्वायर 3/4। अब तुम समझ पा रहे हो कि मॉड u माइनस आई इंटू मॉड u माइनस 2i बराबर मॉड u स्क्वायर है, लेकिन तुमने स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्वांटिटी मॉड u की पावर 4 बन जाएगी। अब तुम इसमें कुछ भी दिमाग मत लगाना, मॉड u एक स्केलर है x की तरह, तो इसको तुम सॉल्व कर लेना। ये एक क्वाड्रेटिक बनता है, बाई क्वाड्रेटिक भी नहीं बनता, पावर 4 कट जाता है। ये जो पावर 4 देख रहे हो ना, ये कट जाता है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक आता है, इससे मॉड u सॉल्व कर लेना। प्योर कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 210 इज एक्सट्रीमली पुअर। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोल देना। सर मॉड का स्क्वायर इक्वल टू, मैंने डायरेक्टली बताया था, मॉड स्क्वायर प्लस मॉड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे ही करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 10th में कोई दम नहीं था। ओके, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम? मैंने कुछ वेक्टर के प्रॉब्लम्स दिए थे, राइट? बताओ, एनी डाउट? बोलो, कितने क्वेश्चन दिए थे? एक दिया था या 2 दिए थे? 2 दिए थे ना। कोई डाउट है? क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स, ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, बनने लायक क्वेश्चन था। ट्रायंगल सी ए बी, सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम, और एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी
मीट, इसका भी कुछ नाम दिया था क्या? नहीं ना, डी, दैट इज डी, एंगल बाइसेक्टर मीट एट डी। ये मीडियन है और ये एंगल बाइसेक्टर है C/2। ठीक, तो तुमको क्या प्रूव करना था? एरिया। तो इनफैक्ट वेक्टर इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो तुमने पोजीशन वेक्टर मान के कर दिया होगा ना कि सर ओरिजिन A B, ये पोजीशन वेक्टर आ गया बाई 2, और फिर D का पोजीशन वेक्टर भी तुमने लिख दिया। कुछ लोगों को पता है कैसे लिखते हैं, B/A, कुछ ही लोग तो सेलेक्ट होते हैं ना, तो लेट्स बॉदर ओनली फॉर कुछ लोग, है ना, कुछ ही लोग मेहनत करते हैं, बाकी लोग तो, है ना। ओके, तो आई गेस एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDM, तो जिसको अकल है वो कहेगा कि सर कोई से दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, दिस वेक्टर, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो हाफ CM क्रॉस CD, क्रॉस मॉड। सही है। बस अब मेरे ख्याल से इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन करो, तो इफ यू ओपन इट करेक्टली, ए क्रॉस ए तो 0 हो गया, ए क्रॉस बी इंटू स्मॉल बी, बी क्रॉस ए, तो तुम तो जानते हो सर बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी का रिलेशनशिप तुमको पता ही होगा। आई गेट दिस। ठीक, चलो एक बाई 2 छोड़ देता हूं, बाई 2, और एक 4/2 A+B। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि अगर मैं मॉड लेता हूं, मॉड, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर मॉड इसके ऊपर भी लगा रहे हो आप और इसके ऊपर भी मॉड लगा रहे हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे ना कि सर ये तो वेक्टर का मॉड है, ये स्केलर का मॉड। तो यहां पर एक कंफ्यूजन सिंबल छोड़ दूं, ये होता है कंफ्यूजन सिंबल, मतलब आइदर इट इज B-A और इट इज A-B, जो पॉजिटिव होना वो बना देना इसको। ठीक, तो मैं दो मॉड यूज नहीं कर रहा हूं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो। ठीक, कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर एक मॉड तो वेक्टर के मॉडुलस को दिखा रहा है और एक स्केलर के मॉडुलस को। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को बात समझ आ गई कि ये जो क्वांटिटी है यही तो ABC का एरिया है। ये देखो ABC ट्राइंगल, तो आई थिंक A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हाफ मॉडुलस इज ABC। तो मेरे ख्याल से ये तो पहला पार्ट तो हो गया, CDM और ABC का एरिया का रेशियो इज नथिंग बट B-A/2 A+B। अब चाहो तो तुम मॉड लगा सकते हो कि सर अब इसके ऊपर मॉड लगा सकते हैं, क्योंकि हम इसको हटा चुके हैं ना, तो वो कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो देखा वेक्टर कितना इजी मेथड था। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को वेक्टर से ही कर सकते थे, नहीं ऐसा नहीं है, हम इसको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में भी कर सकते थे। ठीक, क्योंकि जिसको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आता है वो जानता है कि सर ये ट्राइंगल का एरिया निकालिए और ये ट्राइंगल का एरिया निकालिए और दोनों को डेल्टा से घटा दीजिए, सम को। और रही बात इस ट्राइंगल के एरिया की, तो ये तो बेचारा डेल्टा/2 है क्योंकि इसकी बेस हाफ है। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना। और हाँ, ये ट्राइंगल जरूर दिक्कत है, दैट इज CDB, लेकिन वो जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन लोनी में आपने कराया था, तो CDB का एरिया निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कुछ लोगों को BD की लेंथ आती है, ठीक, और फिर उन्हीं लोगों को CA की लेंथ भी आती है, ठीक, CB की, तो वो कहेंगे कि सर हाफ दिस इंटू साइन B लगा दीजिए। तो जब आप लिखोगे ना, तो ये जो भी एरिया आ रहा है ना, ये भी ABC के एरिया इंटू स्केलर दिख जाएगा। ठीक, तो यूजिंग SOT ऑल्सो यू कैन डू दिस प्रॉब्लम।
नाउ इसका सेकंड पार्ट था एंगल थीटा कॉस। तो मानते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए तुमने डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया कि सीएम और सीडी का एंगल चाहिए, तो सर्टेनली सीडी डॉट सीएम, अरे ये सीडी और सीएम ही तो लिखे हुए हैं, तो रुको दोबारा मेहनत कौन करेगा। है ना, लोग जानते हैं कि मैं आलसी हूं, है ना, तो उस आलसी होने का फायदा उठाता हूं मैं हमेशा। CD डॉट सीएम अपॉन मॉड CD मॉड सीएम इज कॉस थीटा। नाउ मॉड CD, तो यार तुम तो मॉड में एक्सपर्ट हो कि सर मुझसे मॉड तो होता है नहीं, मैं तो स्क्वायरिंग कर देता हूं, है ना। और रही बात CD, तो कुछ लोगों को आज भी CD के मॉड का फॉर्मूला याद होगा कि सर वो सॉल्यूशन ट्रायंगल में नोट लिखवाया था आपने, है ना। तो 2AB अपॉन A प्लस बी कॉस C/2। और जो लोग इस लैंग्वेज को भूल चुके हो, इस रिजल्ट को, वो लोग इस मॉड की स्क्वायरिंग कर ले। ठीक, दो बार प्रूफ लेके क्या करोगे ना कि सर एक बार अभी एसओटी में प्रूफ दिया तो था आपने, विदाउट वेक्टर एंड यूजिंग वेक्टर, दो मेथड्स बताया था। इसी तरह से जो A प्लस B/2 है, ये बेचारा मॉड मीडियन की लेंथ है ना, लेकिन मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला जिस फॉर्म में तुमने लिखा था 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4, मानते ये उस फॉर्मेट में आंसर नहीं दिया है, तो आंसर एंगल के टर्म में दिया है। तो तुम एक काम करो ना, इसी का मॉड स्क्वायर मन में कर लो कि सर इसको मन में कीजिए। तो चलो अपॉन 2 लिख देता हूं, मॉड A प्लस बी का स्क्वायर। तुम तो जानते हो ना कि सर मैं मॉड A प्लस बी से फैमिलियर नहीं हूं, लेकिन मैं मॉड A प्लस बी स्क्वायर से बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हूं। मॉड A स्क्वायर, मॉड A यू कैन सी बी स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2A डॉट बी 2AB कॉस। नाउ व्हाट इज एंगल C, लेकिन इसका अंडर रूट भी तो लगाना है ना। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि ये मैंने क्या किया। ठीक, आई थिंक दिस इज व्हाट योर मॉड A प्लस B/2 इज। बस अब मुझे लगता है कि ऊपर तुम डॉट प्रोडक्ट जरा मेहनत करके खोलो तो तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। A मॉड A स्क्वायर, तो यू कैन सी कि सर मॉड A तो B है, तो ऊपर टर्म आ रही है A B स्क्वायर प्लस B मॉड B स्क्वायर BA स्क्वायर प्लस A डॉट B, B टाइम्स A डॉट B प्लस A टाइम्स A डॉट B, तो B प्लस A इंटू A डॉट B, एंड A डॉट B तुम देख सकते हो ना कि सर AB इंटू कॉस C A डॉट B। बस मेरे ख्याल से आ गया आंसर। अंडर रूट वो बाई 2 वगैरह कहां चले गए, बाई 2 A प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स A प्लस बी, और ये अंडर रूट, ये तो आंसर में डिजायर्ड है 2AB cos C। बस अब मुझे लगता है कि इस ब्रैकेट को जरा ठीक से खोलो, ये तो पूरा ही कट गया कि सर ये तो गया, और इस पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री सही से लगाओ, तो ये AB इंटू A प्लस बी आउट इंटू 1 प्लस कॉस C, एंड 1 प्लस कॉस C इज 2 कॉस स्क्वायर C/2, तो तुम्हारा 2 कॉस C/2 कट गया एंड योर आंसर इज ऑब्टेन्ड। था ना इजी क्वेश्चन। तो ज्योमेट्री के अच्छे सवाल देख रहे हो ना कि जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से थोड़े डिफिकल्ट सॉल्यूशन दे रहे थे, लेकिन वेक्टर की मदद से आसान आंसर आ रहे हैं। और क्या होमवर्क था, एक और सवाल था, है ना, तो वो तो तुमने निकाल दिया होगा, मैं आंसर तुमको बता देता हूं, क्योंकि तुमने तीनों वर्टिसेस, मैं करूंगा नहीं, तुमने ये तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिख लिए, और फिर तुमने वो साइक्लिक फॉर्म लगा दिया होगा ना कि सर दिस क्रॉस दिस प्लस दिस क्रॉस दिस प्लस दिस क्रॉस दिस, है ना। सही कहा था ना, नहीं गलत आंसर बोल रहा हूं, हाँ आंसर वो सही है अंशुमन का, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर, ये आता है सर, ये था रेशियो। ठीक है यार, अगर नहीं पढ़ने वालों को समझ में आने लग जाए ना
तो उस दिन मुझे बहुत खराब फील होगा कि अरे यार मैं इतना खराब पढ़ाने लगा कि जो लोग नहीं पढ़ते उनको भी समझ में आने लग गया। ठीक है ना? तो मेरी कोशिश रहती है कि ऐसा ना हो पाए, राइट? जिनका गणित सब्जेक्ट को लेकर एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो पा रहा है, हु आर नॉट एबल टू थिंक, है ना, जिनको गणित सब्जेक्ट समझ से बाहर है, उनके मुंह से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए कि हमको इनकी क्लास का सब समझ में आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि उन जैसे लोगों का आना चाहिए कि यार इनकी क्लास का कुछ समझ नहीं आता। ठीक है? तो ये मेरा ट्राई रहता है, राइट? और जो लोग समझ जाते हैं, जिनका गणित में वाकई में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हाँ दे रियली डू समथिंग इन मैथ्स, उनके मुंह से निकलना चाहिए कि हाँ यार इनकी क्लास में जो है ना सब कुछ टू द पॉइंट और बहुत एक्यूरेट होता है, राइट? एंड उससे वाकई में फायदा हो जाता है, राइट? ये था सेकंड पार्ट का आंसर। डन? मेरे ख्याल से इतना ही होमवर्क था ना, और कोई होमवर्क तो नहीं था? डिस्कशन कंप्लीट, राइट? मैंने सारे फॉर्मूले सिखा दिए थे ना कि अगर तुम्हारे पास तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर है तो मैंने डिराइव किया था और मैंने कहा था कि यार इसको एज ए फॉर्मूला इस्तेमाल करो। ठीक? तो जो लोग कंफ्यूज हैं कि यार ओरिजिन पोजीशन वेक्टर माना, बी पोजीशन वेक्टर माना, सी पोजीशन वेक्टर माना, n:1, मुझे तो ऑर्डर भी याद नहीं है क्या था, है ना? n:1 क्या दिया था मैंने? हाँ, BD रेशियो DC n:1, NC अपॉन NC प्लस B अपॉन n+1। फिर इधर भी रेशियो कितना था? n:1, तो C अपॉन n+1, n:1, NB अपॉन n+1। तो मैंने तो जो फॉर्मूले सिखा रखे मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, दिस क्रॉस दिस, तो ये बना B क्रॉस C। I think I am taking B cross C out, n+1 square out। कि सर इसको तो बाहर निकाल लीजिए। Now this cross this, तो जिसको अकल है वो समझ गया कि सर this cross this माइनस n आ गया। Now this cross this, तो this cross this आ गया n स्क्वायर। ये रिजल्ट आया, और फिर हाफ भी लिखना होता है ना? और अब इस पूरे का मॉड ले लो, तो मॉड, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉड की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो एक लाइन में सवाल खत्म हो गया। तो कुछ लोग समझ गया कि सर यही तो है एरिया ऑफ एबीसी, सही है ना? तो ये जो हाफ मॉड बी क्रॉस सी है, दिस इज एबीसी। तो आपने रेशियो पूछा था, दिस ट्राइंगल अपॉन दिस ट्राइंगल इज नथिंग बट ये क्वांटिटी। ठीक? ठीक है, आई थिंक होमवर्क इज डन। तो वेक्टर प्रोडक्ट की फील तो आ गई है ना? Let us know one more important concept. Shortest distance between two skew lines. ठीक है? तो दो स्क्यू लाइंस का मिनिमम डिस्टेंस, अब 3 डायमेंशन स्पेस को हम लोग बोर्ड में दिखाएंगे तो ऐसा ही तो दिखेगा। तो लोग फील कर पा रहे हैं कि मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल। लेट अस सपोज
their equations be like this. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इमेजिन कर सकते हो कि सर लीस्ट डिस्टेंस ऑब्टेन होगा अलोंग कॉमन नॉर्मल परपेंडिकुलर टू देम। सोचो सोचो सोचो। अब रुको, इसमें थोड़ा सा 3D तुमको फील दिलाता हूं, रुको। ये देख, ये दो स्क्यू लाइन्स है, आ रही नजर? दीज टू आर स्क्यू लाइन्स। तो हमेशा देयर विल एग्जिस्ट अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। इमेजिन करो, एक स्ट्रेट लाइन को कितनी परपेंडिकुलर लाइन होंगी बताओ? हाउ मेनी परपेंडिकुलर लाइन्स विल एग्जिस्ट टू दिस लाइन? तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर कि सर इनफाइनाइट। देखो, रोटेट कराओ इसे, ये 90 है ना, इसको रोटेट कराओ, ये हमेशा 90 एंगल बना रही है, सही है? तो मैं रोटेट कर रहा हूं तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन मिल रहा है और ये सब परपेंडिकुलर है टू दिस। अब मुझे बताओ, ये जो स्ट्रेट लाइन थी, तो जब तुम रोटेट कर रहे हो तो तुमको लगता नहीं कि सर एक लाइन ऐसी आएगी, एक लाइन जो इसके भी परपेंडिकुलर हो गई? सोचो, राइट? तो जब मैं रोटेट कर रहा था तो आउट ऑफ दीज लाइन्स देयर विल बी अ वन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस ऑल्सो, सही है? ये रहा। अब इसके अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसका अगर तुमको फील चाहिए, हालांकि कैलकुलस में बता चुका हूं मैं, लेकिन अगर तुमको इसका फील चाहिए तो एक काम करो, ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड के पैरेलल इमेजिन करो कि सर ये ग्राउंड की पैरेलल है, ये भी ग्राउंड की पैरेलल है, ठीक? तो देखना तुमको आराम से दिखेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां आएगा, राइट? तो तुमको दिखेगा कि सर ग्राउंड के परपेंडिकुलर इससे छोटा डिस्टेंस आपको नहीं मिल पाएगा। दिख रहा है कि ये एंड्स, तो परपेंडिकुलर टू बोथ, इससे ज्यादा छोटा आंसर कहीं नहीं मिल पाएगा। इजी। तो आई थिंक लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ के अलोंग आंसर है। तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि पी क्यू, आई डिनोटेड पी क्यू, तो आई हैव टू फाइंड पी क्यू, ठीक? अब तो तुम लोग बहुत अच्छा सोच लेते हो। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो लाइन है ना, लाइन, इस पर कोई एक पॉइंट इमेजिन करते हैं, कोई एक पॉइंट, ठीक? तो तुम तो कहोगे सर मैं तो इनफाइनाइट पॉइंट मान सकता हूं। लैम्डा को -1 लीजिए, देखिए एक पॉइंट आ गया। लैम्डा को 5 लीजिए, दूसरा पॉइंट आ गया। तो मैंने लैम्डा बराबर 0 पोजीशन वेक्टर ए चूज किया ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, एग्री? अब मैं चूज करने जा रहा हूं पॉइंट ऑन दिस लाइन, कोई भी एक पॉइंट पोजीशन वेक्टर। तो तुमने चूज कर लिया कि सर सी ले लीजिए, पोजीशन वेक्टर सी, ठीक? अब मुझे बताओ, ये जो लाइन है, कोई मुझे इस लाइन का पैरेलल वेक्टर बता सकता है? चलो इस बात का मैं वेट कर रहा हूं, देखिए कौन बताएगा। वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये जो PQ लाइन है ना, इसका पैरेलल वेक्टर बताओ। वेक्टर पैरेलल टू PQ लाइन। हाँ, दीप्यमन करेक्ट। वंश, अंश, मौर्यन, MD, धीरज, अरे यार नाम मिस हो गया यार, धीरज आई टोल्ड ना, आर्या, शिवम,
और भी कुछ नाम ऊपर जा चुके हैं ना, शुभांकर है, क्या नाम था, अंचल, आर्या, आई थिंक आई कॉल्ड, कपेश। चलो ठीक है, देखो मुझे नाम ना रीड करने में आ रही है दिक्कत, राइट। तो आई गेस कि जिसको वेक्टर की फील आ चुकी है कि सर ये जो लाइन है ना, लाइन ये दोनों के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर अगर लाइन से है तो बी वेक्टर की परपेंडिकुलर होगी, इसी तरह से डी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना विशु? तो आई गेस लोग समझ गए कि सर ये बी क्रॉस डी का पैरेलल लाइन होगी, लाइन परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ठीक है आदित्य, परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी, इसका मतलब है अलोंग क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है अश्मित एंड अनमोल, ओके। तो आई थिंक कई लोगों ने बता दिया था, राघव ने भी बता दिया था, है ना। तो बहुत लोगों ने बता दिया था कि सर बी क्रॉस डी विल बी द पैरेलल वेक्टर। ठीक, यहां तक बात सही। तो तुमको ये पैरेलल वेक्टर मालूम है, डायरेक्शन को मत माइंड करो कि सर ऊपर को होगा कि नीचे को होगा, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, आई ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, मैंने इन 2 पॉइंट को ज्वाइन किया, एक वेक्टर कंसीडर किया a माइनस सी वेक्टर। सही। अब जिसका थोड़ा थोड़ा थॉट डेवलप होना शुरू हो चुका है वो कहेगा कि सर आपको पता है PQ जो है ना, मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि PQ इज नथिंग बट a माइनस सी वेक्टर का b क्रॉस d के ऊपर प्रोजेक्शन है ना। क्योंकि कुछ लोगों को फील है कि सर एक वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन ऑफ अगला वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर डालिए तो ये जो लेंथ होती है ना, ये होती है प्रोजेक्शन, है ना। मतलब प्रोजेक्शन तो जानते हो कि सर प्रोजेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकली प्रोजेक्शन इस लेंथ के बराबर होता है ना। तो कई लोगों को दिखाई दे गया कि सर मुझे तो फीलिंग आ गई, बिकॉज आई नो कि जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं लेंथ वो नहीं देता है, लेंथ जिसे प्रोजेक्ट करते हैं वो देता है। तो आपका जो a माइनस सी का प्रोजेक्शन है ना, वो प्रॉपरली PQ ही बनेगा, है ना। अगर कोई ध्यान से देखेगा ना तो वो कहेगा सर आपने परपेंडिकुलर डाल तो रखे हैं, देखिए ना आपने क्या किया है, ये b क्रॉस डी वेक्टर है, ये देखिए आपने a से परपेंडिकुलर डाला, देखो देखो तो परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं, ये आपने c से परपेंडिकुलर डाला, दिख रहा है कि नहीं कि सर ये फोटो परपेंडिकुलर डाल तो रखे, तो एकदम क्लियर सामने दिखाई तो दे रहा है कि PQ इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ a माइनस सी ऑन b क्रॉस डी। और क्योंकि प्रोजेक्शन तो नेगेटिव भी आ सकता है तो इसलिए उसको पॉजिटिव बना दो यार। दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट निकल आया, सही है ना। तो अब तुम समझ गए कि सर प्रोजेक्शन तो आपने पढ़ाया था, a माइनस सी डॉट b क्रॉस d अपॉन मॉड b क्रॉस d। आई थिंक ये होता है प्रोजेक्शन, टेक मॉड वैल्यू। ठीक, तो अब तुम लोग चाहो तो रट लो कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स। क्विकली, आइडिया क्लियर? नाउ यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इट, है ना।
तो रटने में इजी है ना कि सर वो दोनों लाइन पर एक एक पॉइंट ले लो, बस वो 2 पॉइंट की मदद से जो वेक्टर बनता है उसका पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर प्रोजेक्शन, है ना। अब तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक अच्छा तुमको एप्लीकेशन और बता देता हूं, ये तो ठीक है, तो बेस्ट फॉर्मूला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तुम अब मदद ले सकते हो इन डिसाइडिंग वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। ठीक, तो तुमको याद है कि सर हम लाइन इंटरसेक्टिंग के लिए दोनों लाइन पर पोजीशन वेक्टर मानते थे कि चलो लेट अस एज्यूम देम इंटरसेक्टिंग, और फिर लैम्डा म्यू कैलकुलेट करते थे, है ना, और आंसर आता था कि नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, है ना। और अगर आंसर लैम्डा म्यू का आता था तो दे आर इंटरसेक्टिंग। तो अगर तुमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई नहीं पूछ रहा है, जस्ट ही वांट्स टू नो वेदर दे इंटरसेक्ट और नॉट, तो मेरे ख्याल से दिस इज अ गुड अप्रोच कि सर आप तो एस डी को 0 चेक कर लो, अगर हुआ तो इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग है। सही है ना। सो दिस इज अ गुड अप्रोच टू चेक फॉर लाइंस इंटरसेक्टिंग। अभी भी चिंता मत करो, अभी मैं पैरेलल लाइंस को डिस्कस करूंगा। बाकी पैरेलल लाइंस इतनी इजी होती है कि पैरेलल लाइंस के लिए ये सारे फंडे कोई नहीं लगाता, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब 2 पैरेलल लाइन कोई देता है ना, तो उनको देख के लोग आराम से डिसाइड कर लेते हैं कि वेदर दे आर कोइंसिडेंट और नॉट। तो जो भी तुमको दिक्कत आने वाली है ना लाइंस इंटरसेक्टिंग की, वो नॉन पैरेलल पे आने वाली है, और नॉन पैरेलल पे तुम आराम से ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है ना। अब इसी बात को थोड़ा सा और यहां पर डिस्कस करते हैं। संभव है कि एक क्वेश्चन तुमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आया, हो सकता है कोई तुमसे पूछ ले फाइंड द लाइन along which you obtain shortest distance। तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है ना, तुमसे उसकी इक्वेशन कोई पूछ सकता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ लाइन, ठीक। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, ठीक। तो अगर तुमसे हो सकता है कि लाइन की इक्वेशन अगर वो पूछता है along which you are getting shortest distance, तो तुमको थोड़ा कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा। कारण कि यार पैरेलल वेक्टर तो चलो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तुमको लगता नहीं कि सर मुझे इस लाइन का एक पॉइंट निकालना पड़ेगा। आई नो पैरेलल वेक्टर, लेकिन फिर भी आंसर नहीं मिला जब तक कि मुझे कोई पॉइंट लाइन ऑन लाइन नहीं मिल जाता। बस वो तुम्हारे लिए पूरी कैलकुलेशन का पार्ट हो गया कि सर पॉइंट निकालना ही तो टीडियस है ना। तो चलो पॉइंट निकालने चलते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पॉइंट P है ना, मैंने इसको मान लिया। तुम लोग तो जानते हो मैं पॉइंट को कितना जल्दी एज्यूम करता हूं, मानते हो। आई एज्यूम पॉइंट P, तो पॉइंट P मानते हो L1 लाइन पर लाई कर रहा है, तो मान लो कुछ लैम्डा बराबर लैम्डा इज गिविंग मी P। मैं P फाइंड करने की कोशिश करने जा रहा हूं, तो आई कैन एज्यूम दिस टू बी सम A प्लस लैम्डा B। मुझे लग रहा है कुछ लोग बात को समझ रहे हैं कि मैंने पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लिया, ठीक। अब इसी तरह से मैंने Q का भी पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लिया। व्हाट, कि सर ये L2 लाइन पर लाई कर रहा है, तो मान लो सम म्यू बराबर म्यू इज गिविंग मी Q, तो योर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज दिस। अब तुम यही सोच रहे होगे ना कि सर कहीं से मुझे 2 इक्वेशन मिल जाए, टू ऑब्टेन लैम्डा, टू ऑब्टेन म्यू,
तो वो कहां से आएगी? पीक्यू वेक्टर। पीक्यू वेक्टर तो तुमको लिखना आता है ना? अरे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है तो तुम्हारे सामने ये पोजीशन वेक्टर लिखे हुए। अब बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर टू इक्वेशन, क्योंकि भाई दो अननोन आ गए, जैसे ही मैंने पीक्यू लिखा तो दो अननोन आ गए, सर म्यू, सर लैम्डा। तो तुमको लगता नहीं कि दो इक्वेशन? तो ये जो पीक्यू वेक्टर है, डोंट यू थिंक इट इज परपेंडिकुलर टू L1 लाइन? और तुम तो जानते हो सर L1 से परपेंडिकुलर का मतलब होता है B से परपेंडिकुलर। यार लाइन से परपेंडिकुलर को कैलकुलेशन में कैसे यूज करोगे? ये कोई स्ट्रेट लाइंस 2D ज्योमेट्री थोड़ी है जो M1 M2 -1। अब वेक्टर में बात हो रही है, और वेक्टर में तो तुम जानते हो मुझे डॉट और क्रॉस के अलावा कुछ आता ही नहीं। ठीक, तो लाइन से परपेंडिकुलर, तो लाइन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है डायरेक्शन में? बी वेक्टर। तो इसका मतलब है पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी, और जैसे ही वेक्टर से परपेंडिकुलर पता पड़ा तुम खट से बोलोगे सर डॉट प्रोडक्ट। सोचो सोचो, मैं सिर्फ एल्गोरिथम बताऊंगा। तो एग्री करते हो कि सर एक इक्वेशन लैम्डा और म्यू में आपको यहां से मिलेगी पी क्यू डॉट बी। ठीक, लेकिन मान तो इससे प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, क्योंकि यार अननोन तो दो हैं, तो एक इक्वेशन और दो। तो अभी बताता हूं दूसरी इक्वेशन क्या है। पी क्यू परपेंडिकुलर टू डी, बुद्धि लगाओ, डॉट डी 0। आई थिंक फ्रॉम these two equation you will obtain lambda, you will obtain mu। कुछ लोग समझ गए बात को? अब मुझे बताओ, अब जब तुमने लैम्डा और म्यू ही कैलकुलेट कर दिया, तो फिर अब तुमको पैरेलल वेक्टर निकालने की आवश्यकता क्या है कि सर मैं क्यों बी क्रॉस डी निकाल रहा हूं, जब आपने मुझे 2 पॉइंट लाइन पर दे दिए है ना? इफ आई नो 2 पॉइंट्स ऑन लाइन, वन इज पोजिशन वेक्टर, कुछ नाम दे दो, पोजिशन वेक्टर P, वन इज पोजिशन वेक्टर Q। इफ आई नो 2 पॉइंट्स ऑन लाइन, तो क्या तुमको लाइन की इक्वेशन नहीं लिख पाओगे कि सर वेरी इजी, पासिंग थ्रू P पैरेलल टू Q माइनस P। तो अगर मेरे पास 2 पॉइंट है तो पैरेलल वेक्टर भी मालूम है, पॉइंट ऑन लाइन भी मालूम है, तो फिर मैं क्यों बेमतलब में क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करूं कि सॉल्व फॉर बी क्रॉस डी से पैरेलल वेक्टर मिलेगा यूजिंग एनी वन ऑफ पी और क्यू से लाइन को पास करा के इक्वेशन लिख दो। ठीक, तो अगर तुमने मेहनत करके लैम्डा म्यू निकाल लिया है, फिर तो तुम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ 2 लाइन की इक्वेशन लिख दो, इजी। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, तुमसे लाइन की इक्वेशन पूछ सकता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, जिस लाइन के अलोंग तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है उसकी इक्वेशन भी पूछी जा सकती है, और वो तुम देख रहे हो कि सर दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। सही, तुम्हारा चैट स्क्रॉल करवा दूं है ना एक। आइडिया क्लियर? अब चलो पैरेलल लाइंस की बात कर लेते हैं, हालांकि पैरेलल लाइंस बहुत मतलब आसान होता है। लेट्स टॉक अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह दो, एक ही बात है। टू पैरेलल लाइंस,
तो जैसा मैंने स्क्यू लाइंस के लिए देखा, नाउ लेट अस नो कि दो पैरेलल लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। मान लो दिस इज वन लाइन, सही। तो तुम फील कर सकते हो कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक। इंटरेस्टेड इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो बिल्कुल सेम थॉट प्रोसेस। I am considering one point on this line. I am considering one point on this line. ठीक। पोजीशन वेक्टर C, पोजीशन वेक्टर A. Now I guess B वेक्टर कहीं भी दिखा दो यार, राइट या लेफ्ट कहीं भी दिखा दो, ये वेक्टर B है। तो तुम इजिली फील कर पा रहे होगे कि सर लेट से दिस एंगल बी थीटा, राइट। तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L is going to be mod C minus A sin थीटा। अब तुम फील कर सकते हो कि C माइनस ए वेक्टर और B वेक्टर डजेंट मैटर कि एंगल थीटा है या पाई माइनस थीटा है ना। जैसे इस डायग्राम में थीटा बन रहा है कि सर C माइनस ए का डायरेक्शन ये रहा और B का डायरेक्शन ये रहा, तो ये थीटा ही आ गया। हो सकता है पाई माइनस थीटा आ जाता कि सर बी वेक्टर इधर की तरफ है, तो उस केस में C माइनस ए और बी वेक्टर का डायरेक्शन पाई माइनस थीटा आ जाता है। लेकिन तुम तो जानते हो साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा एक ही बात है, ठीक। तो क्या मैं बोलूं कि यार ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हो जाएगा, C माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड बी। इसका मॉड लो, मॉड C माइनस ए मॉड बी साइन थीटा। तो आई थिंक मॉड बी कैंसिल एंड आई गेट द आंसर C माइनस ए साइन थीटा। तो तुम फील कर सकते हो कि पैरेलल लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये बन रहा है, सही है। तो चाहो तो याद रख सकते हो और नहीं तो डिराइव कर लेना, है ना, कि सर स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इजी। पॉइंट क्लियर। फाइंड आउट।
क्विकली। टेन सेकेंड्स टू कॉपी। हाँ, एस और टी ऑब्वियसली पैरामीटर्स है यार, ये तो अंडरस्टूड लेना पड़ता है तुम लोगों को। क्वेश्चन कॉपीड ना? ठीक, करो, निकालो आंसर निकालो। मेरे ख्याल से तुम तो अपने फॉर्मूले से ही जाओ ना, कि सर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इस पर क्या तुम, हाँ करेक्ट आंसर, ऑड। तो आई थिंक इस लाइन पर तुम एक पॉइंट नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है, श्योर है, ठीक है। तो आई थिंक वन पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन इज आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, दिस इज वन पॉइंट ऑन लाइन। अरे टी को जीरो डाल दो यार। इसी तरह से वन पॉइंट ऑन दिस लाइन इज आई माइनस जे माइनस के। फॉर्मूला जिसने रटा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है ना, दोनों का एक एक पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स डॉट पैरेलल वेक्टर का क्रॉस। तो पैरेलल वेक्टर कौन है? टी का कोफिशिएंट दैट इज माइनस आई, अगर मैं आई लिख दूं चलेगा है ना, आई माइनस जे प्लस टू के क्रॉस, कुछ लोग समझ रहे हैं बात को, क्रॉस अगले का पैरेलल वेक्टर आई प्लस टू जे माइनस टू के अपॉन, अपॉन में इसी का मॉड नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं इस वेक्टर पे मेहनत कर लेता हूं, हटाओ यार, अब तो कैलकुलेशन है, वो तो तुम्हारा पार्ट है ना, कि सर ये तो आप हमारे लिए छोड़ सकते हो, कि डिटर्मिनेंट आई जे के वन माइनस वन टू वन टू माइनस टू, so that is 2 minus 4 minus 2 I cap minus 2 minus 2 minus 4 plus 4 J cap 2 plus 1 3 3K cap 3K cap, ठीक है। तो नीचे इसी क्वांटिटी का मॉड लिखना था, तो इसका मॉड कितना आ गया? 16 प्लस 4 20 29 रूट 29। और हटाओ इस वेक्टर को कि सर ये वेक्टर है माइनस टू आई फोर जे। नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, माइनस जे प्लस फोर के डॉट विथ माइनस टू आई प्लस फोर जे प्लस थ्री के अपॉन रूट 29।
है ना। तो इफ यू ओपन डॉट प्रोडक्ट, -4 + 12, 8, करेक्ट आंसर इज 8/√29। मैच कर सकते हो, है ना। ये राइट आंसर मैंने सही किया है। तो जिसका भी गलत है वो अपना आंसर सही कर ले, ठीक है। नहीं, आंसर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ओके। कैलकुलेशन पे ज्यादा समय मत खराब करो। मूव टू नेक्स्ट। हाँ, जितना वेक्टर पढ़ाऊंगा उतना तो दूंगा, है ना। तो बिल्कुल एकदम क्लियर है, इस सब के बारे में तुमको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सर लास्ट जहां तक एंड तक पढ़ाया जाता है वहां तक टेस्ट में आएगा, ठीक। डेफिनेट इंटीग्रल की रिमेनिंग शीट सबको पता है, कल वेडनेसडे को डिस्कस होगी, ठीक है ना। तो कल जो अपनी क्लास है उसमें नो डिस्कशन ऑफ वेक्टर्स, नो थ्योरी ऑफ वेक्टर्स, ओनली डिस्कशन ऑफ रिमेनिंग, क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। सही है ना। कोटरमिनस नहीं पता, पहले लेक्चर के में वेक्टर्स में बताया हुआ है ना। फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। बाकी लोगों को पता है ना कोटरमिनस का क्या मतलब होता है। कॉन्करेंट एट सेम पॉइंट, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। सही है अंशुमन। अंशुमन इसके 3 आंसर आएंगे या नहीं। 1 और मोर देन 1 चॉइस में आएगा ये क्वेश्चन। बीच बीच में चैट को स्क्रॉल कर दिया करो, अगर रुक रुक जाता है। रुक गया शायद, वो बढ़ रहा है। नहीं, 3 आंसर होंगे इसके। आई थिंक अब तक अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड की बात करनी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना, जानते ही हो। तो एक वर्टेक्स को तो ओरिजिन ले लेना समझदारी हो गया ना, कि सर एक वर्टेक्स ओरिजिन और, हाँ ठीक है अंशुल। म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 एजेस, 1 along x, along y, along z, है ना। तो इससे तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्यूबॉइड लाइक दिस,
सही है। अब मेरे ख्याल से फील कर पा रहे हो कि सर सारे वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर आ गए। दिस इज ए कॉमा बी, 0 बी सी, ए सी, ए बी सी। ठीक, अब तुमको सिमेट्री से देखो फील हो रहा होगा कि कोई सा भी डायगोनल ले लीजिए, है ना। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का क्या मतलब होता है तुम जानते हो, है ना, बॉडी डायगोनल। ऑब्वियसली ये बातें बार बार बताने की नहीं है, इतनी समझ होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैंने ये तुम्हारा डायगोनल कंसीडर कर लिया, आइदर यू कंसीडर दिस डायगोनल और यू कंसीडर दिस डायगोनल, ये पैरेललोपाइप्ड का डायगोनल है। ठीक, तो अब एजेस नॉट मीटिंग इट, यही है ना क्वेश्चन, एजेस नॉट मीटिंग इट। तो कौन सी एज दिख रही है सर, ये दिख रही है, दिस एज। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिमेट्री से देख लोगे कि सर ये एज लीजिए और ये एज लीजिए, इन दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। इफ यू टेक दिस, इफ यू टेक दिस, ठीक। एक आंसर तो इसके थ्रू लाऊंगा मैं कि सर ये एज और ये डायगोनल। अब कई लोग कहेंगे कि सर ये एज लीजिए, ये एज, इसके थ्रू दूसरा आंसर आएगा। अब मानते हो इस एज से आंसर और इस एज से आंसर, तुमको फिर दिख रहा होगा कि सर सेम आएगा, फीलिंग आ रही होगी ना। ठीक, तो दो एज तो तुमको दिख गए। अब तीसरा एज कौन सा है, तीसरा एज ये रहा, ये थर्ड एज, सही है। ये लीजिए या ये लीजिए। तो मेरे ख्याल से बात समझ आई कि सर इसके केसेस है ना, एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं, तो कोई एक आंसर निकालते हैं, बाई सिमेट्री तुमको बाकी के आंसर दिख जाएंगे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। अब तुम तो जानते हो कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत इजी होता है, एक पॉइंट यहां लीजिए और एक पॉइंट यहां लीजिए। तो इस पर तो तुमने ओरिजिन ले लिया 0 0 0, और इस पर, अरे ये क्या किया, अच्छा ये ए लिखा हुआ है, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो गया, है ना। दिस इज ए कॉमा बी, मुझे लगा ये भी 0 कॉमा बी लिखा हुआ है। तो एक पर ये पॉइंट ले लिया, तो दोनों पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस बी जे कैप, अरे बी जे कैप -0 वेक्टर, ठीक, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर। इसका पैरेलल वेक्टर क्या है, ए आई बी जे सी के क्रॉस इसका पैरेलल वेक्टर। कि सर इसका पैरेलल वेक्टर तो आप सिर्फ आई कैप लिख सकते हो, है ना। तो जो लोग ए आई कैप लिख रहे हैं, तुमको तो पैरेलल वेक्टर से मतलब है ना, तो लेट मी टेक आई कैप ओनली, चलेगा। अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि मॉड ऑफ दिस वेक्टर ओनली, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन करो। तो जे क्रॉस आई माइनस बी के कैप, सी के क्रॉस आई, सी जे कैप। तो आई थिंक योर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस, सही है। तो आई थिंक योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉड ऑफ, मैं सब आंसर करके खत्म करो कि क्या आ रहा है। ये वेक्टर अभी भी तुमने करके दिया ना मुझे, माइनस बी के प्लस सी जे, ले लो डॉट कि सर ये तो बी सी आ गया, बी इंटू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई थिंक दिस इज वन आंसर। अब तुम समझ रहे हो बाई सिमेट्री, जो बाकी के 3 एज है उसके आंसर तुम बाई सिमेट्री सोच लोगे कि सर एक आंसर होगा ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक आंसर होगा ए सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वेरी इजी, क्विकली। कई लोगों को बात समझ आ गई, राइट। डिवाइड होगा नील, ए सी अपॉन ए सी इंटू नहीं, ए सी अपॉन, ठीक है, आइडिया क्लियर। चलो एक तुमको अच्छा सिचुएशन देता हूं, है ना, एक अच्छा प्रॉब्लम का थॉट देता हूं।
इट इज अ गुड प्रॉब्लम. You are given a tetrahedron. ठीक है, एज ए प्रॉब्लम लेना है ना हम लोग. मैं तुमसे एल्गोरिथम पूछूंगा. मान लो किसी टेट्राहेड्रन के जो वर्टिसेस है ना उसके पोजीशन वेक्टर आई नो मुझे दिए हुए. पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर सी, पोजीशन वेक्टर डी. मान लो अब मैं तुमसे प्रॉब्लम पूछ रहा हूं. फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए ऑन प्लेन बीसीडी. ए से तुमको अपोजिट फेस पर परपेंडिकुलर का पोजीशन वेक्टर निकालना है. सोचो कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे. सोचो एक बार. तब तक मैं थोड़े से सवाल और लिखता हूं, है ना. ओके लेट्स डू. अरे ये कोई रेगुलर टेट्राहेड्रन थोड़ी है जो परपेंडिकुलर सेंट्रॉइड पर पड़ जाएगा. किसी भी टेट्राहेड्रन पे वर्टेक्स से अपोजिट फेस पर परपेंडिकुलर डालो तो सेंट्रॉइड पे पड़ता है ऐसा. ये तो बिल्कुल गलत है ना. तो आई थिंक वो शौर्य कुछ बता रहा है ना. तो जरा शौर्य की बात को सुनते हैं. शौर्य कह रहा है कि आप क्या करो, आप ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. ठीक, बाकी लोग भी सुने शौर्य क्या बता रहा है. ठीक है, तुम लोग तो नहीं बता पाए, तो जो बता रहा है उसकी बात ही सुन लेते हैं. अब जिसको अकल है वो जानता है कि सर ये परपेंडिकुलर है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है. मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो फट से तुम लोग जानते हो कि सर ये प्लेन जो है ये इन 3 पॉइंट को कंटेनिंग प्लेन है ना. तो क्यों नहीं विद द हेल्प ऑफ 3 वर्टिसेस क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, कि लेट्स टेक बीडी वेक्टर, लेट्स टेक बीसी वेक्टर, बीडी क्रॉस बीसी, ये आपको परपेंडिकुलर टू प्लेन वेक्टर दे देगा. इसको कुछ नाम दे देता हूं एन. अब देखो जो लोग रटेंगे ना वो तो फेल हो जाएंगे, है ना, भारी लीड के साथ कि सर 20,000 की लिस्ट थी लेकिन अगर 40 की भी होती ना तब भी हमारा नाम नहीं आता. ठीक है, तो जो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं वो लोग कंसेप्ट पर ध्यान दें. राइट, कि ये सब मगिंग नहीं बता रहा हूं मैं. आई एम जस्ट टेकिंग एज ए गुड प्रॉब्लम. तुम्हारे में से जो थोड़े से ज्यादा समझदार हैं वो कहेंगे सर मैं आपको पता है आपके इन वेक्टर बी सी डी में आपको वो वेक्टर डायरेक्ट सिखा सकता हूं कि आपको क्या जरूरत है लिखने की. आपने एक साइक्लिक फॉर्म का एक अच्छा कंसेप्ट सिखाया था कि व्हाई डोंट यू राइट दिस वेक्टर डायरेक्टली बी क्रॉस सी, सी क्रॉस डी, डी क्रॉस बी. कुछ लोग सोचे कि
ये बात कुछ याद आई कि हाँ ये सिखाया तो था यार, है ना। ट्राइंगल के दो साइड का जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया था वो ऐसा ही तो कुछ रिजल्ट आया था कि सर साइक्लिक ऑर्डर में रिजल्ट आ जाता है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। कुछ लोगों को बात याद आई, ठीक। तो आई थिंक दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये बात ठीक। तो मुझको इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम है, एन वेक्टर, सही। अब कुछ लोग कह सकते हैं एन वेक्टर के डायरेक्शन को सीरियसली मत लेना, वो हो सकता है अपवर्ड हो सकता है डाउनवर्ड हो, दैट आई एम नॉट श्योर, ओके। अब तुम्हारे में से कुछ समझदार लोग हो सकता है कह दें कि सर ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है ना, कुछ एपी, ये एपी की लाइन मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो लाइन एपी होगा ना, ये पैरेलल टू एन होगा और पासिंग थ्रू ए होगा। तो आप क्यों नहीं इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हो, वेक्टर आर ए प्लस लैम्डा एन। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपको P फाइंड करना है ना, तो लेट्स एज्यूम दिस पॉइंट P, कि सर इस पॉइंट P को मान लो, कुछ लैम्डा बराबर लैम्डा इज गिविंग मी P, है ना। तुम तो जानते हो मैं लाइन का पॉइंट कितना जल्दी मानता हूं कि यार ये A प्लस लैम्डा एन पॉइंट है। अब तुम इंटरेस्टेड हो कि यार मुझे लैम्डा बता दो आप, हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूं आदर्श। तो मानते हो अब मैं यूज करूं कि P क्योंकि प्लेन में है, क्योंकि, तो क्यों ना मैं कोई भी एक वेक्टर जो प्लेन का पैरेलल है, तो तुम्हारे को थॉट आएगा कि सर लेट्स टेक पीबी वेक्टर, लेट्स टेक पीसी वेक्टर, लेट्स टेक पीडी वेक्टर, कोई भी। अब क्या मानते हो ये जो पीबी वेक्टर है ये तो प्लेन का परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या मैं इसे एपी के साथ डॉट जीरो कर सकता हूं, एपी, दिमाग लगाओ, तो एपी डॉट पीबी, वाई पीबी, कुछ अच्छा ले लो, खैर एक तुमने ले ही लिया यार। पीबी डॉट एन इज जीरो, सही है ना। सोचो सोचो, अरे यार बेचारा पीबी वेक्टर, एन वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, पीबी इज परपेंडिकुलर टू, इज पैरेलल टू प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू एन। तो मुझे लगता है बात समझ आई कि सर ये पॉइंट को आप बी से ज्वाइन कीजिए, वेक्टर लिखिए और इसका एन से डॉट जीरो कर दीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है ये तुमको लैम्डा निकाल देगा। सोचो सोचो, ठीक। तो आई थिंक पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ऑब्टेन्ड। अब मुझे कोई बताएगा कि सर ये तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, है ना। ये तो ठीक है, ये तो तुम जानते हो, मैं पहले एक नॉर्मल प्रोसेस बताता हूं जो कि है ना रट्टू टाइप प्रोसेस बन जाता है कि सर ये बड़ा फास्ट होता है, लाइन पर पॉइंट मान लो, लैम्डा बराबर लैम्डा, फिर लैम्डा निकालने के लिए कुछ सोच लो, है ना। कोई डायरेक्ट आइडिया नहीं बता पाएगा कि सर देयर इज वन डायरेक्ट मेथड। जो चीज नहीं आती उसकी तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है ना। फेलियर की ये सबसे बड़ी निशानी होती है मालूम है, अगर तुमको फेल होना है भारी लीड के साथ, तो जो चीज आती है उसका इस्तेमाल नहीं करके जो चीज नहीं आती है ना उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। कि सर हम क्या करते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है ना, जिस मोमेंट हमें जो मेथड पढ़ाए जाते हैं, हम उस मोमेंट उन मेथड को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उस मोमेंट उन मेथड्स को सोचते हैं जो हमने कभी पढ़े ही ना हो। तो अगर तुमको बहुत भयानक लीड के साथ आउट होना हो कि सर मैं पता बिल्कुल मार्जिन पे अटका, नहीं मार्जिन नहीं सर, दुगने भी हो जाते, तीन गुने भी हो जाते, तब भी मेरा नहीं होता। तो अगर तुम ऐसा चाहते हो
तो तुम इस हैबिट को फॉलो करना, ठीक। और जो लोग चाहते हैं कि मेरा किसी भी हाल में मतलब अच्छी से अच्छी रैंक आए, वो लोग इस बात को ध्यान में लेके चलें कि जब जो बात बताई जाए उस मोमेंट मुझे उसी थॉट को यूज करना है, और जो नहीं बताया गया है मतलब वो अभी नहीं करना है ना। तो देखो कुछ समझदार लोग बता रहे हैं कि आप ये सब लैम्डा वगैरह हटाओ, कोई लैम्डा की आवश्यकता नहीं है ना, देयर इज नो नीड फॉर लैम्डा, ठीक है। तो व्हाट पीपल विल से कि देखो ये एन है ना, एन वेक्टर दिख रहा है, यू टेक ए बी वैक्टर, है ना, या यू टेक ए सी वैक्टर, यू टेक ए डी वैक्टर, जो आपका मन करे, है ना। तो ए बी वैक्टर का अगर मैं एन वेक्टर पर कंपोनेंट पैरेलल लिखता, देखो देखो ए बी का कंपोनेंट एन वेक्टर पर, तो तुम तो जानते हो कि सर जिस पर कंपोनेंट लिया जाता है डायरेक्शन उसके अलोंग आता है, और जिसका कंपोनेंट लिया जाता है वो लेंथ में कंट्रीब्यूट करता है ना। तो डायरेक्ट कौन करेगा? जिसके अलोंग कंपोनेंट लिया जा रहा है, एन के अलोंग। और कई लोग जानते हैं कि सर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एन ऊपर था कि एन नीचे था, आप जिसे प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, आप ए बी को कर रहे हो, तो यू विल गेट एपी वेक्टर। तो एपी वेक्टर डायरेक्टली इज, तो कुछ लोगों को आज भी फॉर्मूला याद है, ए बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड एन स्क्वायर इंटू एन वेक्टर। देखना भाई, जिन लोगों को आज भी ये फॉर्मूला याद है वो लोग कह रहे हैं कि सर आपने बिल्कुल सही किया है, जल्दी से हाँ बोल दो। कंपोनेंट पैरेलल टू एन वेक्टर, जो डायरेक्शन आएगा, तुमने एपी लिखा था, ए बी लिखा था, तो ए बी का डायरेक्शन कंपोनेंट लोगे तो वो एपी आएगा। तो मेरे ख्याल से दिस इज डायरेक्टली ए बी वेक्टर। इसीलिए कहा था कंपोनेंट, परपेंडिकुलर, पैरेलल, प्रोजेक्शन अच्छे से सीख लो, है ना, बड़े काम की चीज है। नहीं कैप नहीं था, फिर से जाके फॉर्मूला देखो तुम, है ना। मेरे ख्याल से मैंने फॉर्मूला सही लिखा है। कोई ऐसा है जो कह रहा है कि सर आपने फॉर्मूला गलत लिखा है? नहीं ना, जो रेगुलर लोग हैं वो कह रहे हैं ना कि सर दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक। तो आई थिंक वेक्टर एन निकला हुआ है नोन टर्म्स में। आई नो ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, आई नो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, so this will get you AP vector, and if I know AP vector then I also know position vector of P। यहां से P निकल आया, समझ गए, ठीक। आइडिया करेक्ट। बाकी वो भी ठीक है मेथड जो मैंने पहले बताया, है ना, लेकिन समझ रहे हो कि सर वो कंपोनेंट से कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया, है ना, अदरवाइज इस आइडिया से जाता। तो चिंता मत करो, ये जो भी थॉट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, जब मैं 3D पढ़ाऊंगा तब तुम इसके बहुत यूज्ड टू हो जाओगे कि सर 3D में हर दूसरा तीसरे क्वेश्चन में हमको ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, राइट। तो यू विल बिकम फ्लुएंट व्हेन आई डू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ओके। लेकिन अभी से फील डेवलप करना शुरू करो, है ना। अब मुझे बताओ, पी इज डन। तुमको लगता नहीं कि सर आपका थर्ड पार्ट पहले निपटा देते हैं, आपका थर्ड पार्ट पहले खत्म करते हैं? तो जो समझदार लोग हैं दे विल से कि ये जो एन वेक्टर है ना, ये हाफ वेक्टर एन एरिया है। सोचो सोचो, एन वेक्टर कहां लिखा मैंने? ये एन वेक्टर, सही है ना। तो तुम्हारा वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम इज, आज भी तुमको याद होगा ना, 1/3 बेस एरिया दैट इज हाफ मॉड एन, है ना। ट्राइंगल का एरिया वो किसी भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट इनटू हाफ, तो वो दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट को ही तो तुमने एन वेक्टर बोला हुआ है, इनटू हाइट, मानते हो?
हाइट ही तो एपी है। ये लो तुम्हारा वॉल्यूम का क्वेश्चन हो गया, सही है ना, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब रही बात इमेज की, कहना सर ये तो बेकार क्वेश्चन है, ये तो आप सेक्शन फॉर्मूले से निपटा दोगे। ए डैश, तो योर ए डैश इज 2 टाइम्स कैपिटल P माइनस 1 इंटू कैपिटल A अपॉन 2 माइनस 1। इजी। तो आइडिया तुम समझ रहे हो कि हम लोग वेरियस प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहना सर इसमें तो एक्सपर्टाइज है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कुछ नहीं बचा, आप मत बताओ, है ना। तुमसे दो अपोजिट एजेस, पहली क्लास में सुना होगा ना ये टर्म, अपोजिट पेयर ऑफ एजेस। तो एडी और बीसी अपोजिट पेयर ऑफ एजेस का देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहना सर हो जाएगा। एंगल, कहना सर हो जाएगा। अरे पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की मदद लो, एंगल बिटवीन लाइंस बराबर एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स, एंड आई नो पैरेलल वेक्टर्स बिकॉज आई नो 2 पॉइंट्स ऑन लाइंस। सही है। अब थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछता हूं, ठीक। ये तो ठीक, तो अब एक्चुअली जिस वजह से सवाल लिया था, जस्ट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस एंगल बिटवीन प्लेन्स कैसे निकालते हैं। नाउ आई वांट टू आस्क एंगल बिटवीन, कौन सा क्वेश्चन था भाई वो, 5, है ना। पैराग्राफ में 6 सवाल नहीं आते ना, लेकिन इस पैराग्राफ में 6 सवाल हैं। एक तरह से तुम कह सकते हो कि सर आपने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का, जिसे कहते हैं ना, फाउंडेशन रखना शुरू कर दिया ना, कि फाउंडेशन रख दिया, जब 3D पे जाएंगे तो लाइफ विल बी इजी। कोई भी 2 प्लेन की बात कर रहा हूं, लेट्स से एबीसी एंड एसीडी। तो तुमसे प्लेन का एंगल पूछा जा रहा है, तो कंसंट्रेट कर लो, 2 प्लेन के बीच का एंगल, ठीक। अभी विजुलाइज करा दूंगा। तुम तो जानते हो कि सर हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने में कंफर्टेबल है ना। तो जैसे लाइन को डायरेक्शन में रिप्रेजेंट उसका पैरेलल वेक्टर करता है, क्या ऐसा ही कुछ प्लेन के लिए हो सकता है, वेक्टर जो प्लेन का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे। अब मुझे सोच के बताओ, ये प्लेन है, दिख रहा है प्लेन ये, ठीक। अब तुमको लग रहा है कि सर प्लेन के पैरेलल अगर आप कहो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सोचो ये प्लेन का पैरेलल है, दिख रहा है। अब कोई कहेगा सर प्लेन का पैरेलल ये भी है, ये भी है, तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो बहुत सारे डायरेक्शन आ रहे हैं, देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस व्हिच आर पैरेलल टू प्लेन। दिक्कत हुई ना। लेकिन अगर मैं कहूं परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो क्या अब तुमको दिख रहा है कि सर ये तो एक ही डायरेक्शन है ना। अब ये मत कहना सर अपोजिट, अरे अपोजिट और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, ठीक। क्योंकि अल्टीमेटली हम एक्यूट एंगल निकालेंगे। कुछ समझ में आ रही बात। तो प्लेन के लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव इज वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू इट, लेट्स से n1 वेक्टर, ठीक, लेट्स से n2 वेक्टर, फाइन। अब तुम इमेजिन करो, देखो ये प्लेन है, ये 2 प्लेन है, 2 प्लेन दिख रहे हैं। देखो एक प्लेन में साहिल और मीनल बने हुए हैं और एक प्लेन में वाइब्रेंट एकेडमी लिखा हुआ है, ठीक। तो देयर आर 2 प्लेन्स, ओके। तो एज यू सेड कि 1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, फील करो कि सर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। इस लाइन को इमेजिन करो, सर ये लाइन और ये लाइन। तो यार थोड़ा समझो बात को, अगर मैं इस प्लेन को यहां से देखूं कि सर इधर से देख रहा हूं, तो क्या तुमको ये प्लेन की बजाय लाइन दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा व्यू चेंज कर दो, है ना, कि सर हम प्लेन को इस तरह से देख रहे हैं, ऐसे देखो, हाँ आप ऐसे देखो, लाइन दिखाई दे रही है, ये एक लाइन दिख रहा है,
ये एक लाइन दिख रहा है ना? तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर कुछ ऐसा सिचुएशन, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक। अब इन दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर, तो दिस इज वन परपेंडिकुलर एंड दिस इज वन परपेंडिकुलर, ठीक। 90 90 थोड़ा लाइन व्यू में समझने में इजी पड़ेगा, है ना? तो फील कर पा रहे हो कि सर ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फीलिंग आ गई मुझे। इमेजिन करो, दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर, दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर, है ना? तो एंगल बिटवीन देम, और ये रहा एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो मेरे ख्याल से बात अच्छी तरह समझ में आ गई। सम इज पाई, ठीक। अच्छी रैंक एक बार नहीं लाई है, ठीक है? अच्छी रैंक बताऊं कब से लानी शुरू की है? फ्रॉम 2007 to 2017, I think up to 2018. Then in 2019 there were 2 top 100 ranks. In 2020 there were 2 top 100 ranks. After 21 no top 100 ranks. तो 2007 से लेकर और 2007 नहीं, पढ़ाना 2004 में शुरू किया था। 2004 में जब एंटर हुआ था तो एंटर होते ही कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे क्योंकि न्यू टीचर था, ठीक है? लेकिन सीधा टॉप बैच में एंट्री मिली थी कुछ टॉपिक्स के लिए, और उस बैच में हिमांशु असनानी बैठा हुआ था जिसकी 4th रैंक थी, ठीक है? ड्रॉपर के टॉप बैच में भेजा गया। उस ड्रॉपर के बैच में इन वेरी फर्स्ट ईयर, ठीक है, अराउंड 6-7 टॉपिक्स पढ़ाए थे मैंने, ठीक। तो समझ सकते हो कि एक नया नया टीचर जो पहली बार बंसल क्लासेस में पढ़ाने गया और उसको भेज दिया गया कि जाओ ड्रॉपर के टॉप बैच में पढ़ाओ, ठीक। और उस बैच में रैंक 3 अभिजीत भोले बैठा हुआ था, रैंक 7 आई रिमेंबर अजय गर्ग बैठा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कह सकता हूं मैं कि 2004 से लेकर 2021 तक तो मिला है। हाँ, 2021 से कह सकता हूं कि थोड़ा सा मामला डाउन हो गया, और मे बी ड्यू टू कि वेरियस रीजंस, तुम लोग जानते हो वो वेरियस रीजंस क्या है ना? आजकल के टॉपर के बारे में तुम लोग को अच्छी तरह पता होगा कि टॉपर कहां से पड़ा होता है तो भगवान ही जानते हैं आज की तारीख में, नहीं? ओके। लेकिन लकीली जिन बच्चों को भी पढ़ाया है, जिनकी टॉप 100 में रैंक आई है, टॉप 10 में रैंक आई है, वो रियली अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा पढ़ाया, राइट? तो आई गेस यू गॉट दिस पॉइंट कि एंगल्स का सम 180 से फीलिंग आ गई कि प्लेन का एंगल और दोनों नॉर्मल वेक्टर्स का एंगल को हम सेम कह सकते हैं, राइट? तो इफ आई एम interested in angle between planes, then I am going to tell you angle between their normal vectors. n1 dot n2 mod n1 mod n2. Obviously, क्योंकि मैं acute angle निकालने में इंटरेस्टेड होता हूं, make it positive. तो कुछ बात समझ में आ गई कि सर लाइन के बीच के एंगल के लिए दोनों के पैरेलल वेक्टर इज अ गुड ऑप्शन, और अगर दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना हो तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर वेक्टर इज ए गुड ऑप्शन। आइडिया क्लियर? ठीक। एक बार होता है ना तो उसको तुक्का कहते हैं, ठीक है? आई थिंक तुम्हारे में से किसी एक बहुत हिम्मती बच्चे ने कह दिया कि सर एक बार टॉप बैच निकाल देने का फायदा, एक बार, ठीक है ना? तो बताना चाहता हूं कि वेरी फर्स्ट ईयर वाइब्रेंट जो परफॉर्मेंस था दैट वाज 16 20 25 31, ठीक है? इस तरह की रैंक थी, और उसके बाद से कंटिन्यूसली हर साल अच्छी रैंक आती रही है। बस मैंने कहा ना, अभी लास्ट 2 years बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, है ना, नाउ अब बहुत अच्छी रैंक नहीं है, और उम्मीद भी नहीं है, सही बताऊं मैं, मुझे अभी भी पता है कि अभी नहीं आने वाली है, राइट? क्योंकि उसके लिए कुछ बच्चे में भी कुछ पोटेंशियल होना चाहिए। अब मैं समझ रहा हूं, मैं आजकल एग्जैक्टली मैं सोचता हूं कि यार मुझे वो पढ़ाने को मिले तो सही, एग्जैक्टली जो मैं वाकई में पढ़ाना चाहता हूं, पढ़ाता रहा हूं, ठीक?
तो मैं तो फिर भी काफी हद तक पढ़ा देता हूं कि चलो इतना तो बताऊं, लेकिन अगर थोड़ा सा पोटेंशियल के और बच्चे मिले तो मैं और पता नहीं किस हाइट तक जा सकता हूं, राइट। तो लेट्स होप कि देखते हैं कि अब ऐसे बच्चे टकराते हैं कि नहीं, तुम में से कुछ लोग इस तरह के निकल करके आते हो कि नहीं, ठीक है ना, कि तुम अपने टीचर का पोटेंशियल यूज कर पा रहे हो या नहीं। ओके चलो होमवर्क एक्सरसाइज 1 रिमेनिंग, केवल 10 क्वेश्चन बचे, 11 to 20। ये कल का होमवर्क नहीं है, कल जो 12th की क्लास है उनको पता है कि हमको क्या करके आना है, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक। तो कल डिस्कस नहीं होगा, दिस विल बी डिस्कस्ड ऑन थर्सडे। चलो भाई ठीक है, बस इतना करके आना है। बाय, जय हिंद।